हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कमी वृद्धि मतलब इंक्रीज डिक्रीज से जुड़े हुए सवाल। और इन सारे सवालों में परसेंट के फ्रैक्शन चार्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वैल्यूज आपको सभी अभी तक याद हो गई होंगी, किसी भी परसेंटेज के भिन्न का जो मान है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके बाद हम क्षेत्रमिति वाले सवाल पढ़ेंगे, जनसंख्या वाले सवाल पढ़ेंगे। इन सभी सवालों में यही वाला कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 25% की वृद्धि की गई, फिर 16.66% की वृद्धि की गई, उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, देन 16.66%, फाइंड ओवरऑल इंक्रीज इन दैट नंबर। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6। ये आप जानते हैं। अब हम यहां दो चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा नंबर पहले क्या था और नंबर अब क्या बन गया है। ठीक है, पहले आपका नंबर क्या था और अब आपका नंबर क्या है, या इसको हम ओल्ड और न्यू कर देते हैं। ठीक है, 25% का मतलब क्या होगा, मैंने आपसे पहले भी बताया है पुरानी क्लासेस में, इंक्रीज और डिक्रीज आ जाए। जैसे 1/4 मतलब क्या होगा कि 4 पर 1 की वृद्धि, यदि वृद्धि हुई है तो 4 में 1 जुड़ेगा, कमी है तो 4 में से 1 घटेगा। तो देखिए, पहले यदि नंबर आपका पहले 25% की वृद्धि करिए, मतलब यदि नंबर पहले 4 था तो वो 1 बढ़कर क्या बन गया है 5, और इसमें भी इंक्रीमेंट है, वृद्धि है। तो यदि नंबर पहले 6 था तो अब वो बढ़कर क्या हो गया है 7। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 24, 5 और 7 का मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 35। मतलब यदि आपका नंबर पहले 24 था तो आप यदि इन 2% का इंक्रीमेंट करोगे तो वो बन जाएगा 35। तो आप यहां पे देखिए, सबसे पहले कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है 11 का, मतलब 11 की वृद्धि हुई है, 11 इंक्रीज हो गया है। अब यहां अगला हमें यह देखना होता है कि इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो वो हमेशा होगा पुराने, पहले जो था उस पर। तो 11 का इंक्रीमेंट हुआ है, 11 की वृद्धि हुई है 24 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार, 25 और 11 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 6, और यदि हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 45.8% के आसपास आएगा। मतलब हमारे नंबर में टोटल 45.8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक जरूरी बात जो आपको यहां पे जाननी है, यदि क्योंकि ये दोनों इंक्रीज थे, दोनों प्रतिशत में वृद्धि थी, तो मैंने दोनों में एक एक बढ़ाया। यदि आपसे बोलते कमी, तो 4 पर 1 की कमी हो जाती तो यहां 3 लिख देते, 6 पर 1 की कमी हो जाती तो यहां पे 5 लिख देते। तो इंक्रीज है तो उतनी ही फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ेगी, डिक्रीज है तो उतना ही माइनस होगा। आइए और हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 12.5% की वृद्धि हुई, फिर 33 सही 1/3% की कमी की गई, कुल कमी या वृद्धि का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो देखिए हम यहां पे फिर फ्रैक्शन वैल्यूज बनाते हैं। आपको क्वेश्चन में दो फ्रैक्शंस, 2 परसेंटेज दिए हुए हैं। पहला है 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही होगी 1/8, और दूसरा है 33 1/3% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। क्योंकि इसको बढ़ाया है और इसको कम किया है, एक बार और हम क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। यस, इसको बढ़ाया है, इसको कम किया है। तो ये 8 था तो ये 1 बढ़कर हो जाएगा 9, लेकिन इसको कम किया है, मतलब यदि ये 3 था तो ये क्या हो जाएगा 2। आपने इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया 24, इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया 18। अब आप क्लियर देख सकते हो, आपका नंबर यदि पहले 24 था तो अब वो क्या बन गया है 18। तो आप यहां पे देखेंगे कितने की कमी आ गई है, तो यहां पे कमी आ गई है 6 की, और नीचे हमेशा जो ओल्ड वैल्यू होगी उसी को रखेंगे। तो नीचे रखेंगे 24, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 6 से कैंसिल होगा 4 बार, और 100/4 क्या होता है, आंसर आ जाएगा आपका 25%। तो उस संख्या में 25% की कमी आ जाएगी, 25% की कमी, डिक्रीज। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा उसमें फिर हम कमी वृद्धि दोनों लेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप यहां पे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, एक किताब का मूल्य पहले 25% घटाया गया, फिर 20% बढ़ा दिया गया, उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की, किताब की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? पहले 25% घटाया, फिर 20% बढ़ाया। 25% घटाया है और 20% बढ़ाया है। 25% होता है 1/4, 20% होता है 1/5।
अब ये चीजें आपको याद हैं, और क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप इनको डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए। तो 25% की कमी है, मतलब 4 से वो 3 हो जाएगा, और 20% की वृद्धि है तो 5 पे 1 जोड़कर 6 हो जाएगा। तो यदि आपका नंबर पहले 20 था तो बाद में हो जाएगा 18, मतलब कितने की कमी आ गई, 2 की, किस पे हो जाएगी, 20 पर, और गुणा कर देंगे 100 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ओवरऑल 10% की कमी। 20 से नंबर हो गया 18। तो अब आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लगभग सारे क्वेश्चंस में हम बस यही करेंगे, फ्रैक्शंस में आप कन्वर्ट कर लोगे बड़ा आसान होगा। इसका एक और तरीका होता है, हम 100 लेकर कर सकते हैं बुक्स में, और कई अलग अलग लोग इसको फॉर्मूले से भी करते हैं, बट मैं आपको फॉर्मूले से करने का सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं, इंक्रीज वाली, मतलब वृद्धि वृद्धि, फिर कमी कमी, और वृद्धि और कमी दोनों। पर ये तीनों फॉर्मूले तब फेल हो जाते हैं जब 2 से ज्यादा परसेंटेज आ जाए। मैं आपसे कहूं कि पहले 10% का इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, फिर 5% की वृद्धि हुई, अब आपके फॉर्मूले यहां पे फेल हो जाएंगे। तो बेटर कि हम ऐसा मेथड ही नहीं सीखें जहां पे फॉर्मूले का यूज है, हम डायरेक्ट करें। हर प्रकार का क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए 20% पहले बढ़ाया, फिर 20% कम किया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो पहले उसका वेतन सैलरी 5 से 6 कर दिया, और बाद में फिर 5 से क्या कर दिया, 4। तो आप यहां देखेंगे 25, और यहां आप देखेंगे 24, 1 की कमी हो गई है, नीचे रखेंगे 25, इंटू करेंगे 100 का, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4% का डिक्रीज, मतलब उस व्यक्ति के वेतन में 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं चलिए, फिर मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताने वाला हूं। अगला हमारा सेम क्वेश्चन है, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या में 25% पहले बढ़ोतरी करी, फिर 25% प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई, मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 25% बढ़ाया, फिर 25% कम किया, डायरेक्ट कर लेते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यदि नंबर 4 था तो वो 5 हो जाएगा, और बाद में कमी करिए तो 4 से 3 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15, कितने की कमी है, 1 की, नीचे रखेंगे आप 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। और इसको आगे यदि हम सॉल्व करते हैं, 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा, और 4 से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6/4%, या इसको हम बोल सकते हैं 6.25%। तो ओवरऑल 6.25% की यहां पर कमी हो जाएगी। ओके, अब एक लॉजिक जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, ये वाला क्वेश्चन है, उसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक सबसे खास चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो देखिए, कभी भी आपको यदि सेम परसेंटेज बोला है, मैं आपको एक स्पेशल कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, यदि परसेंटेज सेम है मतलब समान है, और एक बार इंक्रीज है और एक बार डिक्रीज है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा कमी में आएगा, मतलब डिक्रीज में ही हमेशा आंसर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, किसी संख्या में, जैसे जस्ट अभी हमने लिया था, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% कम किया, तो आप देख रहे हैं परसेंटेज सेम है, और एक को इंक्रीज करा है, एक को डिक्रीज करा है, मतलब आंसर कमी में ही आएगा, ये श्योर है। अब आप यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, r² / 100। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन में 100, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 4% की कमी। कमी तो फिक्स है, डिक्रीज तो आंसर आना ही है। और हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहूं कि किसी नंबर को पहले 30% इंक्रीज किया, फिर 30% डिक्रीज किया, तो आप 30 का स्क्वायर, 30 का वर्ग करोगे 900, 900 को 100 से भाग दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 9%, 9% की कमी, डिक्रीज्ड बाय 9%। जस्ट हमने एक क्वेश्चन अभी लिया था, उसको देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% कम हुई, वेतन बढ़ा, जो भी था।
आपको ये देखना है कि एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले इंक्रीज हो बाद में डिक्रीज हो, पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज, कुछ भी हो, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, एक कमी एक वृद्धि होना चाहिए, प्रतिशत सेम हो, आंसर हमेशा कमी में ही आएगा। तो 25 का वर्ग होता है 625 और 100 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 6.25% की कमी। तो आप ये एक स्पेशल कंडीशन का यूज कर सकते हैं यदि परसेंट सेम है और एक कमी और एक वृद्धि में है। सेम ट्रिक आपको काम आने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ हानि में। वहां भी एक क्वेश्चन आता है, एक व्यापारी दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, एक पर 25% का लाभ लेता है, एक पे हानि, तो बताइए उसका ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस रहा। तो आंसर आ जाएगा 6.25% का लॉस। कमी मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में इस चीज को फिर से समझेंगे, पर आप इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए, आगे बढ़ते हैं अभी इंक्रीज डिक्रीज में और कुछ नई चीजें सीख लेते हैं। अगला एक हमारा क्वेश्चन है, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। ओके, देखिए हर साल 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी होने का मतलब होता है 1/10, 1/10 होने का मतलब होता है 10 से 9 होना, और ऐसा 2 बार हुआ है तो 2 बार हम 10 और 9 लिख देंगे। मतलब यदि कोई चीज 100 थी तो वो कम होकर क्या बन जाएगी, 81। 100 से वो क्या बन जाएगी, 81। वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले का मूल्य क्या था। देखिए ये वर्तमान है और ये 2 वर्ष पूर्व की बात है, 2 वर्ष पहले की बात है। ओके, आपसे बोल रहे हैं अभी उसका मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य क्या था। तो देखिए वर्तमान में उसका रेशो है 81 और उसका प्राइस है 8100, तो आप निकाल लेंगे 1 की वैल्यू 100 और ओल्ड वाली वैल्यू बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पुरानी वाली उस असेट संपत्ति की वैल्यू पता चल जाएगी। पहले उसकी प्राइस क्या थी, 10,000। ओके, तो ये हमने कर लिया। एक चीज आपको इसमें समझनी है कि क्वेश्चन कैसा भी हो, लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन यदि आपसे इंक्रीज डिक्रीज में बोला है तो घूम फिर के वो होगा इसी तरीके से, पूछने के तरीके बदल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। आइए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। ओके, देखिए मेन हमें देखना है कमी या वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है। 20% घट जाता है। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, पर मैं कई बार आपको सजेस्ट करूंगा कि 1/5 के बजाय आप यदि 20% को 2/10 लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, क्योंकि 10 होने से 2/10 या 1/5 दोनों का मतलब सेम होता है, पर यदि 10 आ जाएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। हर साल उसका जो प्राइस है वो 20% कम हो रहा है। 20% कम होने का मतलब है कि यदि किसी चीज की वैल्यू 10 है, 2 कम हो जाएगी, 10 पे 2 कम होगी, इस बार 1 नहीं होगा, ऊपर जो लिखा होता है उसका हमें ध्यान रखना है। तो 2/10, 2/10 मतलब 10 में 2 की कमी, तो 10 से 8, और ऐसा 3 साल होता है तो मैं यहां पे 3 बार लिख दूंगा। जितनी बार आपसे बोला जाएगा उतना आपको लिखना है। तो आप यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, और यदि 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512। ओके, तो यदि उसका प्राइस 1000 था तो अब क्या बन जाएगा, 512। तो 1000 से 512 हो गया। हम इसका डिफरेंस लेने की कोशिश करते हैं तो इसमें डिफरेंस आएगा 488 का। आप क्लियरली देख सकते हो 488 की कमी आ गई। कमी हो या वृद्धि, हमेशा जो पुराना प्राइस है उसको हम बेस लेंगे अपॉन में 1000 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे तो 48.8% की कमी आ जाएगी। आप 1/5 से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, 545454, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 64, आंसर सेम आएगा। पर 10 होने से बहुत सारा कैलकुलेशन कम हो जाता है, इसलिए हमने इसको 10 लिया। बाकी आंसर्स में कभी चेंज नहीं आएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं इस टाइप का यदि और कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज फिर हम टाइप चेंज करेंगे। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन है रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ती हैं, अगले घंटे में 10% घटती हैं, अगले घंटे में स्थिर रहती हैं, फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं।
लाल रक्त कोशिकाएं फिलहाल 40,000 हैं। 6 घंटे बाद कोशिकाओं की अनुमानित संख्या क्या होगी? देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल्स, पहले 2 घंटे में 10% इंक्रीज, नेक्स्ट 10% डिक्रीज, फिर नेक्स्ट आवर में स्थिर कांस्टेंट है, और अगले 2 घंटे में 5% की दर से बढ़ती है, 5% इंक्रीज होता है। फिलहाल उनका जो काउंट है वो 40,000 है। तो आफ्टर 6 आवर्स क्या हो जाएगा? चलिए, इस बार 6 आवर्स का क्वेश्चन है तो हमें 6 बार यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बात आप समझिए, पहले 2 घंटों में 10% का इंक्रीमेंट होता है, 10% बढ़ती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से हो जाएगा 11, 10 से हो जाएगा 11, ये हो गए 2 घंटे। तीसरे घंटे में 10% की कमी होती है, 10% की कमी होने का मतलब है 10 से क्या हो जाएगा? 9। चौथे घंटे में स्थिर रहता है तो हम उसको छोड़ देंगे, 10 है तो 10 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले 2 घंटे में देखिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, चौथे घंटे स्थिर है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, आप चाहें तो 1 और 1 लिख लीजिए, 1 है तो 1 ही रहेगा। अगले 2 घंटे 5% कम होता है। अब आप बताइए कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 1/20। तो यदि 20 है तो इंक्रीज है या डिक्रीज वो देख लेते हैं। 5% बढ़ती है तो 20 से वो क्या हो जाएगा? 21, और फिर 20 से क्या हो जाएगा? 21। तो इस प्रकार हमारे 6 घंटे हो जाएंगे। 10 से 11, पहले 2 घंटे में वृद्धि हुई है, तीसरे घंटे में कमी हुई है, चौथा घंटा स्थिर रहा है, 5वें घंटे में 5% की वृद्धि हुई है, तो 20 से 21, और 6वें घंटे में भी वृद्धि हुई है। अब हम इन सब का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। तो देखिए 10 10 10 तो 1000 हो जाएगा, और 20 का गुणा करोगे तो आप कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 और 2 हो जाएगा 4, इनके आगे लग जाएंगे 2 0, और 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप यदि इनमें मल्टीप्लाई करते हो तो 11 और 11 हो जाएगा 121, ये हो जाएगा इनटू में आपका 9, और अभी आपके पास 21 और 21 ऑलरेडी यहां पर है। सो 21 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 441। अब हमें इन सब का फिर से वहां पे गुणा करना पड़ेगा। तो 121, 9 और 441, वैसे यदि हम ऑप्शंस देखें तो हमारा आंसर आ सकता है, बट हम चाहें तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो आप 9 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 9, 9 का दुगना हो जाएगा 18, 1 कैरी, और 9 और 1 हो जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 1089। और अब इसमें हम 441 का मल्टीप्लाई करेंगे। चाहें तो हम मल्टीप्लीकेशन करें, या फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि हम ऑप्शन से करेंगे। तो अब आप 441 का 9 से मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक रफ यहां पे वैल्यू क्या आने वाली है। तो यदि हम यहां पर 1089 और 441 का मल्टीप्लाई करें, 1089 और 441, तो हमारा जो आंसर होगा वो रफली होगा 480,249, ये हो जाएगा हमारा आंसर यदि हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो। पर आपसे यहां पे पूछा है कि ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो फिलहाल आपको रेड ब्लड जो सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उनकी संख्या 40,000 दी है, तो यहां पे 4 लाख है। यदि मैं यहां पे 1 0 कम कर दूं, मतलब 10 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे यहां पे इसमें भी 10 का भाग देना पड़ेगा। मतलब यदि कोशिकाएं 40,000 होंगी तो वो बन जाएंगी 480 और 24.9, तो 24.9 को मैं एक राउंड फिगर ले लेता हूं 25, और ये आपके ऑप्शन में है। तो यदि 40,000 रक्त कोशिकाएं हैं तो 6 घंटे बाद उनकी वैल्यू हो जाएगी 4,80,025, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम टाइप चेंज करते हैं और फिर से अब यहां पे नया एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यस, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे? रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट द कंजप्शन शुड बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। रेट 20% बढ़ गया, उसको हमें वापस कम करना है, तो आपको लैंग्वेज पर नहीं जाना है, आपको इसको एज इट इज करना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो वो होती है 1/5। मतलब यदि रेट 5 था तो वो 6 हो गया, ठीक है। तो जब भी रेट बढ़ता है, पर रेट यदि बढ़ेगा तो हमें अपना खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा। पर
यदि हमें अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है तो हमें उसका खपत मतलब कंजप्शन कम करना पड़ेगा। तो रेट यदि 5 से 6 जा रहा है तो हमें इसको वापस पीछे लाना है, मतलब 6 को वापस क्या बनाना है 5। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। अब 5 से 6 हो गया, 6 को 5 बनाना है, मतलब 6 से 5 पर आना है, 1 की कमी करना है किस पे? 6 पे, और गुणा करेंगे 100 का। यह ध्यान रखना है कि यहां पे इसको नहीं, आपको यह देखना है कि आप कहां से आ रहे हैं। 5 से 6 हो गया, 6 को वापस 5 बनाना है, तो 6 में 1 की कमी करना है, इसलिए नीचे लिखेंगे 1/6, और 1/6 का मतलब आपको पता ही है, इसका आंसर आता है 16.66%, या 2/3 हम बोलेंगे 16 2/3%। तो यदि रेट 20% बढ़ गया तो खपत आप 16.66% कम करेंगे, खर्चा सेम हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का देख लेते हैं। पेट्रोल के भाव में 14 से 2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, खर्च सेम रहे? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि फ्रैक्शन हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज क्या दिया हुआ है। तो आपको बोला है 14 2/7%, जिसका मतलब होता है 1/7। मतलब पेट्रोल का रेट 7 से 8 हो गया, हमें वापस क्या करना है, 8 को 7 पे लाना है, मतलब कितने की कमी? 1 की। किस पर हो जाएगी? 8 पर, और इंटू करेंगे 100 का, और 1/8 का मतलब आपको पता ही है, दैट इज 12.5%। तो 12.5% की कमी हमें करनी पड़ेगी उसकी खपत में, खर्चा हमारा सेम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक टाइप हुआ। अभी इसमें हम आगे और अभी नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आइए आगे हम नए टाइप में फिर कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? दो नंबर्स हैं जो थर्ड नंबर से रेस्पेक्टिवली 30% और 37% कम है। तो दूसरे नंबर को फर्स्ट के यदि इक्वल करना है तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, 3 नंबर्स हैं, तो इसको मैंने एक फर्स्ट बोल दिया, एक को सेकंड बोल दिया, और एक को थर्ड बोल दिया। दोनों नंबर्स थर्ड नंबर पर डिपेंड है, तो मैं थर्ड नंबर को 100% मान लेता हूं कि सपोज तीसरा नंबर है 100%। पहला नंबर 30% कम है, तो 30% यदि कम है तो 100 में से 30 कम किया तो यह आ जाएगा 70, और दूसरा नंबर 37% कम है, तो 37 कम है तो 100 में से 37 माइनस किया तो यह आ जाएगा 63%। ओके, अब आप क्वेश्चन देखिए, दो नंबर्स तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है, तो 100 में से 30 गया, 100 में से 37 गया। अब वो बोल रहे हैं दूसरे नंबर को पहले नंबर के बराबर बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाए। तो दूसरा नंबर है 63, पहला नंबर है 70, मतलब इसको कितना बढ़ाना है? तो 7 बढ़ाना है, 7 बढ़ाना है, और इसको इसके बराबर करना है, मतलब इस पर इंक्रीमेंट करना है। तो नीचे आएगा 63, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 7 से कैंसिल होगा 9 बार, और 100/9 आपको याद हो गया होगा अब तक, 11 1/9%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 से 1/9% की वृद्धि करना पड़ेगी यदि दूसरे नंबर को फर्स्ट नंबर के इक्वल करना है तो। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी टाइप का। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? देखिए सेम क्वेश्चन है और आप एज इट इज कर सकते हैं, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी संख्या से 30% और 60% कम है, तो सपोज ये 100 है, 30% कम है मतलब 70, और 60% कम है मतलब 40। ओके, ये हो गया। अब आपसे बोल रहे हैं दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, मतलब 40 को 70 के बराबर करना है, मतलब कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? 30 का। किस पे? 40 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और 3/4 का मतलब आपको पता ही है, आपका आंसर आ जाएगा 75%। ओके, चलिए इसके बाद हम फिर टाइप चेंज करते हैं और अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक मैदान की वर्तमान कीमत 72900 72,900 है। एक आदमी इस पर 1,33,100 रुपए लगाकर एक इमारत बनाता है। मैदान की कीमत प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है और इमारत की कीमत 10% प्रतिवर्ष घट रही है। कितने वर्षों के पश्चात मैदान और बनी हुई इमारत की कीमत बराबर हो जाएगी? ओके,
देखिए यहां पे वैसे यदि आपको वैल्यूज याद हैं तो आपको पता होगा, दो चीजें हैं, एक प्राइस आपको दिया है 72900 और एक दिया है 13310000। ओके, एक हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है और एक हर साल 10% डिक्रीज हो रहा है। एक में 10 की वृद्धि हो रही है, एक में 10 की कमी हो रही है। मैदान की कीमत 10% बढ़ रही है और इमारत जो बिल्डिंग है उसकी कीमत 10% घट रही है। कितने वर्षों के बाद दोनों कीमत बराबर हो जाएगी? वैसे यदि आपको 10% की वैल्यूज याद है तो आप वैसे ही आंसर बता दोगे 3 साल, पर इसको कैसे करेंगे देखिए। एक की कीमत बढ़ रही है 10%, तो 10% बढ़ने का मतलब है 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। ठीक है, तो यदि किसी चीज की कीमत 1000 है तो वो क्या हो जाएगी? 1331 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एक और चीज मैं यहां लिख देता हूं, एक की कीमत कम हो रही है 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। तो यदि आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यदि ये 1000 है तो ये हो जाएगा 729। अब मैं इसको इनके बराबर करने के लिए बस दोनों तरफ 2 जीरो बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि क्या यहां पे है। जो 72900 है वो 3 साल में यहां आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 3 साल में ये हो जाएगी और यहां भी हो जाएगी। तो क्लियर दिख रहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल बाद दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। जो 72,900 है वो 1 लाख हो जाएगा, जो 1331,000 है वो भी 1 लाख हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3%। तो ये आपको रेट याद होगा ना तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको करते हुए देखना पड़ेगा। पहले 2 बार देखना पड़ेगा, फिर 3 बार देखना पड़ेगा। वैसे 11 का वर्ग 1331 होता है, 9 का 729 होता है, तो आप वैसे भी लॉजिक यहां पे लगा सकते थे। ओके, तो ये सारे टाइप हमारे अब क्लियर है। नेक्स्ट अब हम इन्हीं टाइप्स को आगे लेकर चलते हैं और अब मेंसुरेशन वाले हम क्वेश्चंस करेंगे, क्षेत्रमिति वाले सवाल। इसमें आयत, वर्ग, वृत्त, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, इसके अलावा सिलेंडर, ये सारे क्वेश्चंस हम यहां पे करने वाले हैं। तो देखिए 1 बाय 1 हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए कई सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ये वाले क्वेश्चंस मेंसुरेशन के हैं, बट नहीं, ये सारे सवाल प्रतिशत के हैं। हम प्रतिशत की मेथड से सॉल्व करेंगे, पर साउंड करता है पढ़ने में कि ये मेंसुरेशन के, बट ऐसा नहीं है। देखिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की गई और चौड़ाई में 40% की कमी की गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ब्रेड्थ डिक्रीज्ड बाय 40%, एरिया में क्या चेंज आएगा? एक में बोला है 20% कमी, एक में बोला है 40% कमी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, पर मैंने आपसे कहा कि बेटर आप 2/10 लो। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/10, या हम जानते हैं 2/5, पर 10 लेने से कैलकुलेशन कम होगा, इसलिए हम इस पर जाएंगे। देखिए दोनों को कम किया है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई में जो चेंज है, चौड़ाई में जो चेंज है, आप बस वो करिए। दोनों में कमी है, तो 10 में 2 की कमी, तो यदि 10 था तो वो 8 हो जाएगा। 10 पे 4 की कमी, यदि चौड़ाई 10 थी तो वो कितनी हो जाएगी? 6। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 48। मतलब यदि क्षेत्रफल 100 था तो वो कितना हो जाएगा? 48। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हो कितने की कमी है? 52 की। किस पर? 100 पर। मल्टीप्लाई भी 100 का करेंगे तो उसके एरिया मतलब क्षेत्रफल में 52% की क्या हो जाएगी? कमी, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बस जो फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूले का भी कोई यूज नहीं है, फॉर्मूले से आपको बस ये पता चलेगा कितना इंक्रीज करना है या कितना डिक्रीज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यूं ही बता देता हूं, यदि यही क्वेश्चन वर्ग मतलब स्क्वायर में आता, तो एक मैं आपको रैंडम ऐसी क्वेश्चन बता रहा हूं कि यदि वर्ग में यह सवाल पूछ लिया जाए, आपसे बोला जाए कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की गई, भुजा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड और शॉर्ट में लिखते हैं ए, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कई बच्चे सोचते हैं कि भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल भी 10% बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू ए। 10% का इंक्रीमेंट है, 10 से 11, इधर भी 10 से 11,
मल्टीप्लाई करोगे 100, इधर मल्टीप्लाई करोगे 121, मतलब एरिया यदि 100 है तो वो क्या बन जाएगा 121। कितने का इंक्रीमेंट है 21 का, किस पर 100 पर, मल्टीप्लाई 100, तो उसका एरिया बढ़ेगा 21%। आयत में, रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, बट वर्ग में लंबाई भी वही होती है, चौड़ाई भी वही होती है, इसलिए हमें क्वेश्चन पढ़ने में लगता है कि एक बार इंक्रीमेंट करना है, बट नहीं, उसको आपको कितनी बार बढ़ाना है, 2 बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी होने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वृत्त मतलब सर्कल और त्रिज्या मतलब रेडियस। तो रेडियस 10% कम हो गई है तो सर्कल के एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल, आपको पहले यह जानना है कि सर्कल मतलब वृत्त और वृत्त की त्रिज्या। तो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पे आप ये ध्यान रखें कि ये जो पाई, कांस्टेंट पाई की वैल्यू होती है 22/7, कोई भी पाई या कोई और साइन आ जाए या कोई नंबर आ जाए, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनसे क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आर या जो भी चीज दी होती है। तो आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर करना है। 10% की कमी है, मतलब यदि 10 है तो 9, फिर 10 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 100, इधर मल्टीप्लाई करोगे 81, कितने की कमी आ गई है, तो 100 से 81 होने का मतलब है 19 की कमी होना। और क्योंकि 100 है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो उसके एरिया में, क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो त्रिभुज से जुड़ा हुआ है। एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की गई और ऊंचाई में 20% की कमी की गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। यहां पे कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल मेंशन नहीं है तो हम बेसिक फॉर्मूला लेंगे। त्रिभुज का फॉर्मूला आपको याद होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार और हाइट मतलब ऊंचाई, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। आपसे बोल रहे हैं आधार में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी। आधार में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो नंबर है या 1/2 पाई, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क पड़ेगा बी और एच से। तो 10% बढ़ गया मतलब आधार हो गया 10 से 11, पर ऊंचाई 20% कम हो गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 2/10, तो 10 में 2 की कमी हो जाएगी मतलब 8। तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 100, इसका मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 88, मतलब यदि क्षेत्रफल 100 है तो वो क्या बन जाएगा 88। कितने की कमी हो गई 12 की, किस पर 100 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 का, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई क्षेत्रफल में, 12% की। मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि फॉर्मूले की यहां पे कोई नीड नहीं है, आप ये सब चीजें मन में कर सकते हो, पर आप कैसे याद रखोगे तो वो फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि हमें कब क्या कितनी बार इंक्रीज करना है, इसकी आगे और हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हालांकि आयत का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया, पर एक और थोड़ा सा हम हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आयत की लंबाई 62 से 1/2% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 7 से 9/13% घटा दी जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। देखिए आयत का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, पर यहां उससे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो हमारे सामने ये है 62 1/2% और 7 9/13%। ये दो चीजें हमारे पास यहां पर है। 62 1/2%। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये किससे बना होगा। देखिए एक हो गया लंबाई, एक है चौड़ाई, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं, ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में पढ़ाया है, यदि आप भूल गए तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको पता है कि 12 1/2% मतलब होता है 1/8, और यदि इसका 5 गुना करोगे तो इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो यदि 12 1/2 का 5 टाइम्स करोगे तो ये बनता है 62 1/2, तो 1/8 का 5 टाइम्स करोगे, इट मींस इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 5/8, और 7 9/13 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/13। ये हो गया। अब आपको केवल सॉल्व करना है। एक बार बस ये देख लेते हैं किसको बढ़ा रहे हैं किसको कम कर रहे हैं। तो लंबाई को बढ़ाना है और चौड़ाई को कम करना है, इसमें इंक्रीमेंट है और इसमें डिक्रीमेंट है। चल, तो 5/8 का मतलब है कि यदि लंबाई 8 होगी तो उसमें 5 की वृद्धि होगी,
तो 8 में 5 जुड़कर वो बन जाएगा 13, और इधर कमी है तो 13 से एक कम हो जाएगा, तो यदि चौड़ाई 13 है तो वो हो जाएगी 12। ओके, अब आप यहां पे इनका मल्टीप्लाई करोगे, पर एक चीज ध्यान रखना है, यदि नंबर कॉमन है तो आप उसको हटा सकते हो। तो ये 8 से 12 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट है 4 का, किस पर 8 पर इंटू 100। सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा कि उसके एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 50% का। तो यहां पे कैलकुलेशन इजी था, पर इसको देखकर बच्चे डर जाते हैं कि इसमें क्या करना है। तो डरना नहीं है, जहां टफ परसेंट आया आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो गई, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हुई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, अब घन से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बताता हूं। घन के बारे में आप जानते ही हैं, घन कुछ ऐसा होता है। अब यहां पे सबसे पहली चीज, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है क्यूब की। ओके, यदि हम इसके आयतन की बात करें, मतलब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। एक बात ये हो गई। दूसरा, यहां पे एक चीज हो सकती है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणा भुजा का वर्ग, टोटल सरफेस जो है इसके वो हो जाएगा। तो यदि आपसे वॉल्यूम बोला है, आयतन बोला है, तो आप 3 बार इंक्रीमेंट करोगे, और यदि संपूर्ण पृष्ठ बोला है तो आप 2 बार इंक्रीमेंट करोगे। अब यहां पे आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 50% है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, वो होती है 1/2। तो यदि 2 था तो वो 3 हो जाएगा, फिर 2 था तो वो 3 हो जाएगा। मतलब यदि 4 है तो वो क्या बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा। कितने का इंक्रीमेंट है, 5 का, किस पर हो जाएगा, 4 पर, मल्टीप्लाई करोगे 100 का, और 5/4 का मतलब होता है 125। तो उसके एरिया में 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। चलिए, अब गोले की बात चल रही है, मतलब स्फीयर की बात चल रही है, तो आपको स्फीयर मतलब गोले का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो गोला आप जानते हैं, देखिए गोला और वृत्त दोनों अलग अलग चीजें हैं। गोला मतलब स्फीयर और ये होता है सॉलिड, और इसके वॉल्यूम का, आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब आप यहां पे देखिए तो 4/3 और पाई हमारे किसी काम का नहीं है, बचता है केवल आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब होगा कि रेडियस, त्रिज्या जो है वो कितनी बार बढ़ाना पड़ेगी, 3 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको, सॉरी रेट जो आपको दिया है वो 10% दिया है, तो 10% है मतलब 10 से 11, फिर हो जाएगा 10 से 11, और फिर हो जाएगा 10 से 11। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1000, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 1331। टोटल 331 का इंक्रीमेंट किस पर, 1000 पर, और मल्टीप्लाई भी करेंगे 100 का, सॉल्व करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसमें टोटल 33.1% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट हम 2 क्वेश्चंस देखते हैं जो बेलन और शंकु मतलब सिलेंडर और कोण से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको यूं ही क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए, ये सब फॉर्मूले यदि याद हैं तो आप तुरंत कर लेंगे। फॉर्मूले से बस पता चलता है कितनी बार बढ़ाना है, कितनी बार कम करना है। जैसे हम एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम बेलन के बारे में, शंकु के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, या चलिए बेलन पहले हम ले लेते हैं। तो जैसे बेलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, जो कुछ ऐसा होता है, इनको हम मेंसुरेशन में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल हमें यहां जितना जरूरी है उतना हम देख रहे हैं। यदि इसके आयतन की हम बात करें, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इनमें मतलब इसके
क्षेत्रफल से जुड़े हुए भी सवाल होते हैं, वो भी फॉर्मूले पर इसमें आयतन का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें आप देखेंगे तो अगेन पाई का यहां पे रोल नहीं रहेगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ाई गई, मतलब रेडियस, और इसकी ऊंचाई हाइट 20% बढ़ाई गई, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक हमने यूं ही क्वेश्चन ले लिया है। तो आपको पता है कि इसके आयतन, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई हट जाएगा, मतलब आर स्क्वायर है तो आर आएगा 2 बार और एच आएगा 1 बार। ओके, रेडियस 2 बार इंक्रीज होगी तो 10% मतलब 10 से 11, फिर हो जाएगा 10 से 11, और ये 20% इंक्रीज होगी मतलब 10 से 12। तो इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1000, और यदि इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 और 11 होता है 121। 121 को यदि मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 से 1 बार हो जाएगा, फिर 12 24 और 1 25 का 5 हो जाएगा, कैरी 2, 12 और 2 हो जाएगा 14। तो आप यहां देखेंगे 452 का डिफरेंस आया है, वो आया है 1000 पर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 2 0 से कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली पता चलेगा कि 45.2% का इंक्रीमेंट होगा उसके आयतन में, वॉल्यूम में। ठीक है, और यदि आप बेलन, सिलेंडर के बारे में समझ गए तो सेम शंकु का क्वेश्चन होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोण, और इन दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। शंकु का मैं डायग्राम एक बना देता हूं रफ। शंकु कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोण, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 भी हट जाएगा, ले देकर वही आर स्क्वायर एच बचेगा, मतलब आर आपको 2 बार बढ़ाना है, एच 1 बार बढ़ाना है। तो हम यदि हम सेम क्वेश्चन लेंगे तो हमारा आंसर भी सेम आएगा। मतलब बेलन, मतलब सिलेंडर और शंकु, कोण, दोनों के आयतन का सेम प्रोसीजर है, दोनों में त्रिज्या 2 बार बढ़ेगी और ऊंचाई 1 बार बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए अब हम इनमें कुछ अलग और देख लेते हैं कि क्या अलग आपसे पूछा जा सकता है। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, आप यहां पे देखिए। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। चलिए ये सब मैं हटाता हूं और ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आयत की लंबाई 50% बढ़ गई, चौड़ाई कितनी कम करें कि क्षेत्रफल सेम रहे। देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। आप या तो 50% बढ़ाया तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है, वो होती है 1/2। तो आपसे बोल रहे हैं कि लंबाई को 50% बढ़ाया, मतलब 2 से उसको क्या कर दिया गया है 3, पर हमें चौड़ाई को कम करना है ताकि क्षेत्रफल वही हो जो पहले था, मतलब 3 को वापस बनाना है 2। तो 1 की कमी करना पड़ेगी 3 पर, मल्टीप्लाई करोगे 100 का, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33.33%। तो लंबाई यदि 50% बड़ी है तो चौड़ाई 33.33% कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वही क्वेश्चन था जो हमने पेट्रोल में वृद्धि या चीनी के मूल्य में वृद्धि वाले जो क्वेश्चन करे थे, सेम वैसे ही था। इस क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ में अगर लंबाई को 63.63% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 41/2/3% कम कर दिया जाए तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि आयतन स्थिर रहे। देखिए इसमें मेन आपको यह देखना होता है कि जो आयतन है वो सेम होना चाहिए, पर यहां पे हमारे पास पहली समस्या है 63.63%। ओके, आपको पता होगा कि 9.09% किसका होता है, 1/11 का होता है, 1/11 का होता है। और यदि इसका 7 गुना कर दिया जाए तो ये मिलेगा, तो इसका 7 गुना करेंगे, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/11। दूसरा हमारे पास है 41/2/3%। तो ये सब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं ये कैसे बनते हैं। तो ये बना है 1/8 से, जिसकी वैल्यू होती है 1/12 से, जिसकी वैल्यू होती है 8 1/3, और ये हो जाता है आपका 1/12। तो यदि इसका आप 5 गुना करोगे तो इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा, सो इट विल बिकम 5/12। ओके, तो आपको दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई, और एक को, दोनों को बढ़ाया है, नहीं एक को बढ़ाया है, इसको बढ़ाया है और इसको कम किया है। चलिए देखिए,
तो हम यहां पे देखेंगे इसको बढ़ाया, इसको कम किया और ऊंचाई को कम करना है जिससे सब कुछ सेम हो जाए। तो इसको बढ़ाया है 7/11 का मतलब होगा कि यदि 11 है तो उस पर 7 बढ़कर वो हो जाएगा 18, और इसको 5/12 कम किया है मतलब यदि 12 है तो 12 पे 5 कम हो जाएगा मतलब 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 6 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 11 का दुगना 22 और 7 का 3 गुना 21। अब हमें ऊंचाई को कुछ ऐसा करना है कि वो बराबर हो जाए, मतलब यदि ये 22 है तो इधर भी क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए। तो 21 को यदि मुझे 22 बनाना है मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा 1, किस पे बढ़ाना पड़ेगा 21 पर, इंटू करेंगे हम 100 का, और यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो अराउंड 4.76% के आसपास का आंसर आएगा। मतलब इतना हमें ऊंचाई को कम करना है जिससे जो आयतन है वो सेम हो जाएगा। हम यहां पे और ये भी कर सकते हैं कि यहां पे हम 10 रख दें, भाई ये लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई ले लें, 10 रखें या 1 रखें, पर वो रखने से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे ही कीजिए। ये 22 है, ये ऑलरेडी बढ़ गया है, इसको वापस इसके बराबर बनाना है तो आयतन वही हो जाएगा जो पहले था, तो 1 बढ़ाना है 21 पर, गुणा 100 का करेंगे 4.76%, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से जुड़े हुए सवाल, और आपको प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चंस पीडीएफ में मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम इसी से जुड़े हुए सवाल करने वाले हैं जनसंख्या वाले, जहां पे हमने आज जो ये सीखा है ये सब उसमें काम आने वाला है। आइए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉपुलेशंस। तो इसकी भी अच्छी टेक्निक्स और शॉर्टकट तरीके हम सीखेंगे, और काफी टफ क्वेश्चंस को आसान कैसे बनाया जा सकता है उस पर आज हम सारी चीजें समझेंगे। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है। 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? आज 64,000 है, 10% हर साल बढ़ती है, 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? हमने इसके पहले कमी वृद्धि से जुड़े हुए क्वेश्चंस किए और यहां पर भी सेम वही लॉजिक और कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखिए, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, सॉरी मतलब जो रेट दिया रहेगा, परसेंट दिया रहेगा, उसको पहले तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 10% की जो वैल्यू है वो होती है 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन 3 साल के लिए, तो क्या होगा कि यदि जनसंख्या आज 10 है तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 11, फिर जनसंख्या 10 से हो जाएगी 11, और फिर जनसंख्या 10 से हो जाएगी 11। ओके, तो ये यदि हमारी प्रेजेंट की पॉपुलेशन है, आज की जनसंख्या है, तो ये आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद की जनसंख्या है। और आपको पता ही है, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 10 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1000, और 11 11 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1331। इट मींस कि यदि आज जनसंख्या 1000 है तो वो क्या बन जाएगी 1331। अब ये देखिए कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आज की जनसंख्या 64,000 है, तो 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी? मतलब प्रेजेंट की पॉपुलेशन जो है 64,000 वो इसके बराबर है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं। 64,000 जो आज जनसंख्या है और आज हमने जो निकाला है वो 1000 है, तो 1000 किसके बराबर है 64,000 के? तो 1331 क्या होगा? इसको हमें सॉल्व करना है। तो ऑप्शंस भी आप देख सकते हो, हमारे ऑप्शंस है 80,000, 85,184, 85,000 और 85,100। तो वैसे आप लॉजिक लगा सकते हो, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 4 और 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट डिजिट 4 होनी चाहिए, और 4 केवल एक ही ऑप्शन में 85184। वैसे भी 64 का यदि हम 1331 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 85184 मिलेगा। मतलब 3 साल बाद की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 85,184। इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, देखिए आज की जनसंख्या दी है तो आगे आने वाले साल की जनसंख्या पूछी जाएगी, या आगे की जनसंख्या दी है तो पुरानी जनसंख्या पूछी जाएगी। मेन ये देखना है कि यदि जनसंख्या आज की है तो हम इसका भाग देंगे और इसका गुणा करेंगे। यदि 64,000 3 साल बाद की जनसंख्या होती तो 1331 का भाग देते और 1000 का गुणा करते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा पीरियड दिया हुआ है। चलिए, एक और क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखिए, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 62,500 और हर साल 4% जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, यहां पे ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको कौन सा डेटा दिया है और कौन सा आपसे पूछा है। रेट ऑफ जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है वो है 4%, और 4% का मतलब होता है 1/25। ये आप जानते हैं।
क्योंकि आज की जनसंख्या 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 62,500 है और हर साल जनसंख्या 4% घट रही है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो एक हम लिखेंगे 2 इयर्स पुरानी जनसंख्या और एक लिखेंगे प्रेजेंट की जनसंख्या। 2 साल पहले की जनसंख्या 62,500 थी और आज की जनसंख्या में निकालनी है। 4% जनसंख्या हर साल कम हो रही है। 4% का मतलब है कि यदि पॉपुलेशन 25 है तो एक कम होकर 24 बन जाएगा, और क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ है तो अगेन 25 है तो ये 24 हो जाएगा। 25 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे 625 बनेगा। 24 और 24 का यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 24 का स्क्वायर जो होता है 576। मतलब यदि 625 जनसंख्या है 576 बन जाएगी। एक बहुत अच्छी चीज यहां पे ये है कि ये 2 साल पुरानी जनसंख्या है और ये आज की जनसंख्या है, और यहां एक अच्छी चीज ये है कि 2 साल पहले की जनसंख्या 62,500 है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 625 है। बस 2 जीरो आपको करना है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी करना है। तो यदि 2 साल पहले जनसंख्या 62,500 थी तो हर साल 4% यदि जनसंख्या कम होगी तो 2 साल बाद जनसंख्या हो जाएगी 57,600। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, आइए और इसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। एक शहर की जनसंख्या 65,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रतिवर्ष हो तो जनसंख्या 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, मेन आपको ये क्वेश्चंस करवाने का रीजन है कि आपको जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि कैसे उसको हम टैकल करते हैं। 2.5% रेट ऑफ आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब हर साल उतना परसेंट का इंक्रीमेंट करना है। 64,000 जनसंख्या आज है और 3 साल बाद ये जनसंख्या क्या हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो यदि 2.5% है तो इसका बन जाएगा 1/40, और क्योंकि जनसंख्या 3 बार बढ़ रही है तो 40 से 41, फिर 40 से 41 और फिर 40 से ये हो जाएगी 41। यदि आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 64,000, और यदि आप इनका मल्टीप्लाई करते हो, एक और चीज हम यहां पे देख लेते हैं कि आज जनसंख्या कितनी है। फिर एक अच्छी बात यह है कि आज जनसंख्या क्वेश्चन में भी 64,000 दी है और इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर भी आपको 64,000 मिल रहा है। तो 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी? तो आपको 41 का क्यूब निकालना पड़ेगा जो होता है 68,921, 68,921। और यदि क्यूब निकालना आपको नहीं आता है तो इसको मैंने पहले क्लासेस में पढ़ाया है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं और क्यूब निकालना सीख सकते हैं। तो 3 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी 68,921। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37 1/2 37.5% बढ़ती है, और तीसरे साल 57 1/7% घटती है, 57 1/7। 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर फिर हमें जो परसेंटेज दिए हुए हैं उनको पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 16 2/3% का मतलब आप जानते ही हैं, 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। दूसरा है 37 1/2%, जो मैंने आपको पहले बताया है, ये 12.5% का 3 गुना है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो ये 3 गुना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8। और तीसरा है हमारा 57 1/7%। आपको पता है कि 1/7 का मतलब होता है 14 2/7, और यदि इसका हम 4 गुना करेंगे तो हमें 57 1/7% मिलेगा, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 4/7। यहां पर 2 में इंक्रीमेंट है और तीसरे में डिक्रीज है, कमी है। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है, तो वर्तमान जनसंख्या आपको बतानी है। पहले साल बढ़ती है, दूसरे साल बढ़ती है, तीसरे साल घटती है, 3 साल बाद 44,000 हो जाएगी, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो पहले तो हम इनका फ्रैक्शन को एडजस्ट करते हैं। यदि आज जनसंख्या 6 है तो पहले 16 2/3 बढ़ा, मतलब 7 हो गया। फिर इंक्रीमेंट हुआ, 8 पर 3 इंक्रीज होगा, तो यदि ये 8 है तो ये 11 बन जाएगा। और फिर 7 पे 4 की कमी होगी, तो यदि 7 है तो 7 में से 4 कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना? 3। अब हम मल्टीप्लाई करने के पहले ये देख लेते हैं कि यदि कुछ कॉमन है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे 7 से 7 कैंसिल हो सकता है,
और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, तो 8 का दुगना हो जाएगा 16 और यहां 11 का 11 रहेगा। मतलब यदि वर्तमान में जनसंख्या 16 है तो 3 साल बाद वो क्या हो रही है, 11। अब देखिए आपसे बोल रहे हैं 3 साल बाद की जनसंख्या 44,000 है, दैट मींस वो किसके इक्वल में है, 11, क्योंकि ये 3 साल बाद का रेशो है तो हम इससे डिवाइड करेंगे। और प्रेजेंट की पॉपुलेशन बताना है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। 11 से कैंसिल हो जाएगा 4000 बार और 16 का 4 गुना ये हो जाएगा 64,000। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन थी वो 16,000 थी और 3 साल बाद ये परसेंटेज चेंजेस के कारण जनसंख्या क्या हो जाती है, 44,000। ओके, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार का। आपसे बोल रहे हैं जयपुर शहर की जनसंख्या पहले साल 16/3% बढ़ती है, दूसरे साल 20% फिर बढ़ती है, तीसरे साल 40% घटती है, 3 वर्ष में जनसंख्या 20,000 कम हो गई, तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। ओके, देखिए पहला 16/2/3 है, 16/2/3%, दूसरा 20% है और तीसरा 40% है। तो 16/2/3% मतलब 1/6, 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5। ओके, अब ये और देख लें कि कौन सा इंक्रीज है कौन सा डिक्रीज है। तो 2 बार बढ़ा है, तीसरे साल कम हुआ है, ये दोनों इंक्रीज में है, ये डिक्रीज में है। ठीक है, तो 1/6 मतलब 6 से 1 बढ़कर 7 हो जाएगा, 1/5 मतलब 5 से 6 हो जाएगा, 2/5 कम हो रहा है मतलब 5 से 2 कम होकर ये बन जाएगा 3। अब पहले तो हम देख लें कॉमन क्या क्या है यहां पर। तो 6 से ये 6 कैंसिल हो सकता है, इसके अलावा अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो यदि 25 पॉपुलेशन थी तो वो क्या हो गई 3 साल बाद, 21। इस बार आप यदि क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे कहा है कि जनसंख्या 20,000 कम हो गई। आपसे ये नहीं कहा है कि जनसंख्या आज 20,000 है या जनसंख्या 3 साल बाद 20,000 हो जाएगी। आपसे बोल रहे हैं जनसंख्या 20,000 कम हो गई 3 साल में। आप ये देखिए कि पहले रेशो 25 था, बाद में रेशो 21 था, मतलब कितना कम हो गया, तो ये कम हो गया 3 और इसके अलावा 4, और एक्चुअल में जो पॉपुलेशन कम हुई है वो कितनी है, तो वो है 20,000। तो 4 कम हुई है और 20,000 कम हुई है। तो यदि 4 को हम सॉल्व करें तो 1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5,000। अब ये देख लेते हैं कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है वर्तमान जनसंख्या बताइए। देखिए ये पहले की जनसंख्या है और ये 3 साल बाद की जनसंख्या है, मतलब कम होने के बाद। तो आप 5,000 का गुणा यदि 25 में कर देंगे तो पहले जनसंख्या 1,25,000 थी और 21 का 5 गुना कर देंगे तो 21 × 5, तो 21 का 5 गुना होता है 105। मतलब आज जनसंख्या कम होने के बाद 1,05,000 हो चुकी है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक अलग टाइप अब इसमें देखेंगे जो आपके लिए फिर एक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफी ट्रिकी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, उसमें मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं था। अब इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो आइए इसकी ट्रिक हम सीख लेते हैं। देखिए इसमें आपको यह ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। शायद आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो मैं बेसिक बता देता हूं। मिश्रण या मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है जो आप आगे पढ़ोगे, पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए वो वाली टेक्निक लगाएंगे। मिक्सचर एलिगेशन में होता यह है कि आप एक वैल्यू एक तरफ रखते हो, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ रखते हो, बीच में उनकी एक एवरेज वैल्यू रखकर और क्रॉस में घटाते हैं। तो a और x का डिफरेंस लेट्स हम b एज्यूम कर लें और इनका डिफरेंस हम a एज्यूम कर लें, तो ये रेशो आएगा और ये रेशो हमेशा होता है उनकी क्वांटिटी का। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आज की जनसंख्या 8,000 है, ठीक है, पुरुषों की संख्या 10% बढ़ती है। तो देखिए एक तरफ में मेल या मैन लिख देता हूं, दूसरी तरफ विमेन। पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ी। एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाएं, और बीच में क्या रखेंगे, तो बीच में रखेंगे ओवरऑल जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी, तो वो आ जाएगा 9। इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है। अब हम क्रॉस में घटाते हैं तो इधर भी डिफरेंस 1 का आ रहा है
और इधर भी डिफरेंस 1 का आ रहा है। और ये जो रेशो होता है ये हमेशा प्रेजेंट वर्तमान की जनसंख्या का होता है, मेन और विमेन का। अब आप देखिए कि टोटल जनसंख्या आज कितनी है, तो वो 8000 है। 8000 को 1 और 1 के अनुपात में बांटेंगे, मतलब दोनों इक्वल होना है। मतलब उस शहर में 4000 पुरुष हैं और 4000 महिलाएं हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और ये मिक्सचर एलिगेशन की ट्रिक हर चैप्टर में काम आती है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको ये सब चीजें अच्छे समझ में आती जाएंगी। एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको फिर थोड़ा सा कुछ नया मिलेगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,50,000 है। पुरुषों की संख्या 7% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 21% बढ़ती है। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 4,55,000 हो जाती है। पुरुषों की संख्या क्या थी? देखिए आपसे कहा है पुरुषों की संख्या, पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें पता है। पुरुषों की संख्या 7% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 21% बढ़ी। लेकिन इस बार समस्या यह है कि ओवरऑल कितनी जनसंख्या बढ़ी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। पर आपसे एक बात कही गई है कि आज जनसंख्या 3,50,000 है और बाद में 4,55,000 हो जाती है। देखिए यदि जनसंख्या 3,50,000 है तो वो बन जाती है 4,55,000। तो आप सबसे पहले देखिए इस बार हमें ये जो एवरेज वैल्यू है ये नहीं दी गई है, ये आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। आप यहां देखेंगे सबसे पहले दोनों में डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस है 1,05,000 का। ठीक है, तो 3,50,000 से जनसंख्या 4,55,000 हो जाती है कितने साल में? 3 साल में। तो 1,05,000 जनसंख्या बढ़ गई और जो किस पे इंक्रीज हुई है? 3,50,000 पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 2 0 ये कैंसिल, 2 0 ये भी कैंसिल। 35 का यदि आपको टेबल याद है तो 35 के टेबल में ये 30 टाइम्स आएगा। 35 का दुगना 70, 35 का 3 गुना 105। तो आपको एक बात पता चल गई कि टोटल जनसंख्या जो इंक्रीज हुई है, कुल जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितने परसेंट बढ़ी है? 30%। कितने साल में? ये भी ध्यान रखना जरूरी है। देखिए हम 30 को उठा के यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये 7% पर एनम है, प्रति वर्ष है। 21% प्रति वर्ष है और 30% 3 साल का इंक्रीमेंट है। तो आप 30 को नहीं रख सकते, आप 3 से डिवाइड कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की वो 10% हर साल की है। ठीक है, या तो आप इन्हें भी 3 गुना करिए तो 30 रख सकते हैं, या ये 1 साल का डेटा है, ये 1 साल का डेटा है तो ये भी 1 साल का होना चाहिए, तो आप बीच में 10% रख सकते हैं। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व, क्योंकि 3 साल में जनसंख्या 30% बढ़ी है, मतलब हर साल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 10। तो 7 और 10 का डिफरेंस यदि हम लेंगे तो यह आएगा 3। 21 और 10 का डिफरेंस लेंगे तो यह आएगा 11। ओके, अब आप ये देखिए कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन है 3,50,000। इसको इस रेशो में डिवाइड करेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का दुगना और 7 का 5 गुना, ये हो जाएगा। और 2 से और डिवाइड कर देंगे तो ये और कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 25,000। अब आप 25,000 का मल्टीप्लाई जिसमें करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो 25,000 का मल्टीप्लाई यदि मैं 11 में कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 275,000। तो पुरुषों की संख्या कितनी थी? 2,75,000। और यदि इसका गुना 3 में कर देंगे तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 75,000। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। हालांकि हमसे पूछा गया है पुरुषों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 2,75,000। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने पहले वाले में सीखा था कि सब कुछ दिया हुआ था, केवल आपने क्रॉस किया, रेशो निकाला। इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि यदि एवरेज वैल्यू नहीं दी जाए तो कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा और टफ होने वाला है, तो उसको और हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। 1 वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखिए सबसे पहले हमें जो जो दिया हुआ है फिर हम लिख लेते हैं। पुरुषों की संख्या बढ़ी है 8%, महिलाओं की संख्या बढ़ी है 5%, एंड अगेन हमें ओवरऑल जो इंक्रीज है दोनों का कंबाइंड वो नहीं दिया हुआ है। पर एक बात आपसे कही गई है
कि यदि जनसंख्या 9,800 थी तो वो 10,458 हो गई। ठीक है, तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था अगेन हम वही करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है 658 का। इस बार ये एक ही साल का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे रखेंगे आप 9800 मल्टीप्लाई करोगे 100 का, ये कैंसिल हो गया। अब हम 14 से कैंसिल करके देख लेते हैं तो 14 से कटेगा 7 बार और 14 से कट जाएगा 14 इंटू 4 56, बचेगा 9 और 8 और फिर से कट जाएगा 7 बार। अब ये इससे ज्यादा कैंसिल होने वाला नहीं है तो इंक्रीमेंट जो कंबाइंड है वो 47/7 है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसे केस में आपको पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। पॉइंट में आंसर तभी लाना है जब वो एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा हो, और यदि आपको लग रहा है कि ये कैंसिल नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत तक जाएगा, कभी भी गलती मत करिए पॉइंट में लाने की, उसको फ्रैक्शन में रहने दीजिए। तो 47/7 हो गया। अब आप यहां पे जो नया सीखने वाले हैं वो क्या रहेगा, ओवरऑल इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 47/7 है, पर अब प्रॉब्लम यह है कि इनको माइनस कैसे करें। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए नीचे जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए। नीचे है 7 तो यहां 7 का मल्टीप्लाई करिए, यहां भी 7 का मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी 7 का कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। देखिए 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 56, 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 और यहां 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका रेशियो एकदम इजी हो जाएगा। तो 47 और 56 में यदि डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा 9, और 35 और 47 में यदि डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 का। ठीक है, ये और कैंसिल हो सकते हैं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो फाइनली आपको मेन और वुमेन, पुरुष और महिलाओं का अनुपात मिल गया 4:3। अब हमारे पास टोटल जनसंख्या क्या दी हुई है, तो टोटल जनसंख्या है 9,800, तो इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, ये मैं हटा देता हूं। तो देखिए 9,800 को इस रेशो में बांटना है तो 4 और 3 किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, और आपसे पूछा है पुरुषों की संख्या बताओ तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। सॉल्व कर लेते हैं, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से एक बार और 7 से हो जाएगा 4 बार, मतलब 1400, और 1400 का 4 टाइम्स करोगे तो आपका आंसर आएगा 5600। ये आ गई पुरुषों की संख्या। यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी महिलाओं की संख्या। तो यहां पे आपने नया क्या सीखा कि यदि इस टाइप से फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न आ जाए, नीचे जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई सब में कर दो। नीचे 11 आ जाए तो 11 का गुणा सभी में कर दीजिए। अल्टीमेटली आपको इस नंबर और यहां वही नंबर रख के कैंसिल करना है, पर क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सभी में करना पड़ेगा, नंबर कैंसिल हो जाएगा। आप इजीली रेशो बना सकते हैं और ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह ये तरीका आपको काम आने वाला है। ओके, तो ये हमने कुछ अभी 2-3 टाइप्स किए। आगे बढ़ते हैं और थोड़े से और डिफरेंट क्वेश्चंस हम इसमें लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप यहां पे पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुर की वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है, मैरिड है। वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, मतलब आपको बताना है कि टोटल कितनी पॉपुलेशन मैरिड है। आगे और एक इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और वो क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, समझ में आ जाता है तो फिर हम कैलकुलेशन में सोचते हैं कि जितने लोग मैरिड हैं वो तो इक्वल होना चाहिए, तो पुरुष और महिलाएं अलग अलग क्यों हो रहे हैं। पुरुष और महिलाओं की संख्या अलग अलग है, पर जब हम जितने पुरुष होंगे उसका 45% निकालेंगे और जितनी महिलाएं हैं यदि उसका 25% निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा, क्योंकि जितने पुरुष मैरिड हैं उतनी ही महिलाएं होंगी। तो देखिए पहले तो आप यहां पे रेशो निकालिए आदमी और महिलाओं का। तो आपसे बोल रहे हैं जितने भी मेन हैं उसका 45% मैरिड है, तो जितने भी आदमी होंगे उसका 45% जो आएगा उतनी ही महिलाएं भी होंगी, मतलब ये बराबर होगा महिलाओं की पॉपुलेशन के 25% के इक्वल। ओके, इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करें तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, मैन को इधर ही रहने दीजिए, विमेन को इधर ले आइए, 25 को वहीं रहने दीजिए, 45 को नीचे ले जाइए, तो आप यहां से मेन और विमेन का रेशो निकाल पाओगे। तो ये और शॉर्ट होके 5 हो जाएगा और ये शॉर्ट होके 9 बन जाएगा। फाइनली आपको पता चल गया कि इस शहर में मेन और विमेन का रेशो कितना है, तो वो है 5:9।
ओके, आपको यह नहीं पता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, बट आपको यह पता चल गया कि 5:9 के अनुपात में वहां पे आदमी और महिलाएं हैं। अब इसके आगे हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज 500 पुरुष हैं और 900 महिलाएं हैं, तो टोटल नागपुर की जनसंख्या 1400 हो गई। अब यह पता लगाएं कि कितने इसमें से मैरिड हैं। आपसे पूछा है वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। ओके, तो 500 का यदि आप 45% निकालेंगे तो यह आएगा 225, और क्योंकि 225 पुरुषों की शादी हुई है तो उतनी महिलाएं होनी चाहिए, तो 25%। 900 का यदि 25% हम निकालेंगे तो यह भी 225 ही आएगा, जितने पुरुष उतनी महिलाएं। तो देखिए, टोटल 450 लोग शादीशुदा हैं, 225 आदमी 225 महिलाएं, कितने लोगों में से? 1400 लोगों में से, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 14 से अब इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो 14 का 3 गुना हो जाएगा 42, बचेगा 3 और 0, फिर 14 का दुगुना 28, और इसके बाद 28 जाने के बाद बचेगा फिर 2 0, 14 एकम 14, मतलब 32.1% के आसपास इसका आंसर आएगा। 32.1% लोग विवाहित हैं टोटल पॉपुलेशन का। और ऑप्शंस इसमें जो दिए हुए हैं तो इसके आगे एक और डिजिट आ जाएगा 4, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ओके, तो आपको पहले यह समझना है कि कितने पुरुष कितनी महिलाएं, क्योंकि जितने मैरिड लोग होंगे, मतलब जितने आदमी होंगे उतनी ही महिलाएं होंगी। तो आदमियों का 45% और महिलाओं का 25% ये बराबर होगा, क्योंकि आदमी और महिलाओं की संख्या अलग अलग है, पर जब हम उनका परसेंटेज निकालेंगे तो संख्या सेम आएगी, इसलिए हमने इन्हें बराबर रखा। हमें रेशो पता चला, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आप 5000 9000 कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हो, इस रेशो में सभी से आंसर सेम आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और फिर एक और अच्छा क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है, मतलब माइग्रेट कर जाती है। बचे हुए का 10% जनसंख्या अमेरिका में, मतलब जो रिमेनिंग है उसका 10% अमेरिका में को माइग्रेट हो जाती है। शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करती है, और ब्राजील में केवल 3,64,500 महिलाएं औरतें शेष बचती हैं। दिया गया है कि ब्राजील में प्रवास पूर्व औरतों की संख्या पुरुष की संख्या की आधी थी, और वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर आप समझने के बाद इसको काफी जल्दी कर लेंगे। एक बार मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। आज ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन आपको नहीं दी गई है, वो आपको निकालना है। तो जितनी पॉपुलेशन है उसका 10% लोग चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, बचे हुए का 10% अमेरिका में, और बचे हुए का 10% ऑस्ट्रेलिया में। अब वहां पे 3,64,500 महिलाएं बचती हैं, और महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है अभी भी। और जब एक्चुअल में जो पॉपुलेशन थी बिफोर माइग्रेशन, प्रवास के पूर्व, तब भी रेशो आदमी और महिलाओं का वही था। तो आपसे पूछा है पहले उनकी टोटल पॉपुलेशन क्या थी। देखिए, पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। सपोज टोटल पॉपुलेशन थी 100%, तो 10% लोग जो हैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका चले गए, तो बचे 90। फिर 90 का 10%, देखिए 90 में से 10 नहीं घटाएंगे, 90 का 10% घटाएंगे, तो 90 का 10% होता है 9। तो अब पॉपुलेशन बची है 81, और इसका भी 10% अमेरिका में चले गए या ऑस्ट्रेलिया में, तो 10% इसका क्या आएगा 8.1। तो 81 में से 8.1 जाएगा तो टोटल आएगा 79.2। मतलब अब ब्राजील की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बची है 79.2। 10% 3 बार कम हुई है। और शेष रिमेनिंग शब्द आया, मतलब आपको हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना कि आप सिंपल माइनस करते चलो। तो टोटल पॉपुलेशन थी 100, पहले 10 गए तो बचे 90, 90 का 10% गए तो बचे 9 जाने के बाद बचा 81, इसका 10% गए तो बचे 8.1, और फाइनली बचे 79.2। अब देखिए, आपसे बोला है कि ब्राजील में जो पुरुष और महिलाओं का अनुपात है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की आधी है, तो रेशो क्या बनना चाहिए कि यदि आदमी 2 हो तो महिलाएं कितनी होंगी 1। और ये रेशो आज भी वही है और पहले भी वही था। तो इससे हमारा क्वेश्चन एकदम इजी हो गया कि आदमियों की संख्या हमेशा महिलाओं से दुगनी है या महिलाओं की संख्या आदमियों की आधी है। तो देखिए, आपसे बोल रहे हैं महिलाओं की संख्या फिलहाल 3,64,500 है। ओके,
तो आदमियों की संख्या तो इससे डबल होगी। तो 3,64,500 का यदि हम डबल करें तो 36 का दुगना हो जाएगा 72 और 4500 का दुगना हो जाएगा 9,000। मतलब आदमियों की संख्या और महिलाओं की संख्या ये अभी की है, ठीक है, माइग्रेशन के बाद, चले जाने के बाद। तो आज 3,64,500 महिलाएं हैं, 3,64,500, और इसका डबल 7,29,000 पुरुष हैं। अब इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूं तो ये टोटल पॉपुलेशन होगी जो किसके बराबर होगी, इसके। तो इन्हें हम प्लस कर देते हैं, तो आपके 2 0 से ये 2 0 हो गए, यहां पर 0 और 5 हो गया 5, फिर 9 और 4 हो गया 13 का 3, कैरी 1, 6 2 8 प्लस 1 9 और 7 प्लस 3 हो जाएगा 10। टोटल पॉपुलेशन आदमी और महिलाओं का यदि हम टोटल करेंगे तो वो आ रहा है 10,93,500। ये जनसंख्या माइग्रेशन के बाद की, प्रवास के बाद की है, जो अपने आप में कितना परसेंट है, 72.9। मतलब ये यदि 72.9% है तो 100% क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यदि इसको हम देखें तो मैं आपको ऑप्शंस भी बता देता हूं, ऑप्शन से जरूर करिए। जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड या कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं तो वो ऑप्शन देखकर जल्दी सॉल्व होते हैं। अब आप पूछेंगे ऑप्शन से कैसे करना है। पहला हमारा ऑप्शन है 18 लाख, दूसरा ऑप्शन है 15 लाख, तीसरा ऑप्शन है 16 लाख और चौथा ऑप्शन है 14 लाख। तो ऑप्शंस को देखते हुए मुझे समझ में आया कि जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 5 आना चाहिए। 5 और 9 का जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 45, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए। तो 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है और वो है 15 लाख। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 15 लाख। अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम रहेगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है तो आप ऑप्शन से जाइए, आप उसको जल्दी कर पाएंगे और वो बिल्कुल सही होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था हमारा एक थोड़ा बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अब हम इसमें फिर कुछ नए टाइप सीखेंगे।